सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस के काबिल समात होने के मामले पर सेशन अदालत को दलाइल सुनकर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी है। अलबत्ता केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, यानी मुकदमा अब भी एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। हुमायूं दिलावर की सेशन अदालत ने इससे पहले तोशा खाना केस को काबिल समात करार दिया था, जिसके रद्द-ए-अमल में पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले पर नजर-ए-सानी की दरखास्त की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। चलें, हम कह सकते हैं कि एक मामला तो तय हुआ। अब ज्यादा बड़ा मसला निगरां वजीर आजम के नाम पर सबका मुत्तफिक होना है। निगरां सेटअप की तश्कील को लेकर इत्तेहादियों का इजलास हुआ, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया है। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल और खालिद मकबूल समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी, जो दुबई मुलाकातों का अहम हिस्सा थे, यहाँ दिखाई नहीं दिए और पीडीएम की तमाम जमातें निगरां वजीर आजम के लिए अपने उम्मीदवार लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन इंतखाब तो वैसा भी हो सकता है जैसा हमने पंजाब में देखा कि ना वो सियासतदान है, ना ही इलेक्शन कराते हैं। और निगरां हुकूमत का असल काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना, पॉलिसी बनाना या मुआहदे करना नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। अब हमारी ये किस्मत है कि देखें होगा क्या आगे। क्या मोइन कुरैशी जैसे इंपोर्टेड वज़ीर आज़म आते हैं या फिर मिराज खालिद जैसे वज़ादार सियासतदान आते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मंसूर, आपकी इजाज़त से मैं आमिर साहब से शुरू करना चाहूँगी। आमिर साहब, कल तक मियाँ मोहम्मद सोमरो, इशरत उल इबाद, तसद्दुक़ जिलानी, इस तरह के नाम भी गर्दिश कर रहे थे ये नाम। अब हफीज़ शेख साहब और खाकान अब्बासी साहब इनके नाम का भी इजाफा हो गया है। तो इस बार निगरां वज़ीर आज़म इतना अहम क्यों हो गया? इतनी ज्यादा मुशावरत क्या समझ आ रही है? पहली बात है कि उतना ही अहम है जितना माजी में हुआ करता था। अब क्योंकि माशाल्लाह हमारा मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है और हमें कोई ना कोई चीज गुफ्तगू के लिए चाहिए होती है, तो हम लोग नामों के हवाले से स्पेकुलेशन करते रहते हैं, चासराइयाँ जारी हैं। अरे जहाँ पर फैसले होने होंगे, मेरे ख्याल में कोई इतना वो नहीं है कि जहन बन ना चुका हो। और जाहिर है कि उसके अंदर सिर्फ सियासी जमातों का किरदार नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार होगा, से होगी। और एक बार जब वो नाम सामने आ जाएगा तो फिर पता ही चलेगा कि जी क्या तरजीहात हैं हुकूमत की, किस तरह से किस जानिब लेके जाना चाहते हैं। मतलब है कि 90 रोज में 60 दिन में इंतखाबात होते हैं, नहीं होते हैं, क्या मतलब है कि इस बात के इम्कान है कि मजीद वक्त ले लिया जाए। तमाम सवालात के जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन ये कोई बहस नहीं है कि कोई भी आए, जो भी आएगा वो वही काम करेगा जो मतलब है उसको करना चाहिए, जो एजेंडा होगा और जो मतलब है कि हमारे यहाँ रियासत का कंसेंसस बना हुआ है। जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके दरमियान, उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, हमारा एस्टेब्लिशमेंट भी है और दीगर जो मेजर प्लेयर्स हैं, तो उसके मुतालिक ये कि कोई भी आ जाए। मतलब मुझे तो उस नाम से कोई, मैं नहीं समझता कि एक्स आए, वाई आए, हफीज शेख आ जाए, बेशक, क्या खुदा आपका भला करे। शायद खाकान का नाम आपने लिया, मुझे नहीं पता कितना संजीदा है, लेकिन मतलब अच्छा नाम है। लेकिन जाहिर हो सकता है कि नून लीग में बाज लोगों को अच्छा ना लगे। मंसूर उस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। जी मंसूर, आपकी तरफ आती हूँ। आपने आमिर ज़िया को भी सुना। मंसूर, मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात तो होना फिर ज़रूरी है ना, कि आइनी हल जो होता है। हमने देखा पंजाब केपी में जो टूल पकड़ गया, एक्सटेंड कर गया निगरां सेटअप, आगे आपको 90 दिन में फिर इंतखाबात होते नज़र आते हैं? मुझे नहीं लगता, मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ इस सारे मामले के हवाले से कि ये इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ही होंगे। क्योंकि आमिर साहब बात सही कह रहे थे कि आइनी तौर पे तो वाकई हम पे बाउंड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएँ। अगर तो असम्बलियाँ 9 तारीख को ही तहलील की जाती हैं, जो कि प्लान तो अभी तक यही लग रहा है। लेकिन पंजाब और केपी में जो कुछ हुआ है, जिस तरह हुआ है, और कानून की धज्जियाँ जिस तरह उड़ाई गई हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ भी मुमकिन है। अब इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है और उसके जवाब भी आपको पेश कर दिए जाएंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद ऐसा भी एक दिन हो सकता है कि जनाब अभी टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो जिस दिन 24 डिग्री टेम्परेचर होगा तो शायद उस दिन हम इलेक्शन करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में हम आइन, कानून, किताब, इन चीज़ों से जो है अब काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। अच्छा मंसूर, आपको इनकी क्या समझ आ रही है? जो जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब, वो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से मंजर आम से गायब हैं या मुकम्मल खामोश हैं। खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नज़र आ रही है? अब मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है, जो हम इस वक्त देख रहे हैं, मुख्तलिफ नाम जो हैं वो फ्लोट किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये नाम फ्लोट करने का सिलसिला जो है
ये कोई 1-2 दिन या 1 हफ्ते से तो चल नहीं रहा, मेरे ख्याल में तो शायद अब 1 महीना हो चुका है। हमने सहाफ़ियों के नाम भी सुने हैं, हमने टेक्नोक्रेट्स के नाम भी सुने हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सुने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब हर शक्ल के, हर साइज़ के हमने नाम जो हैं वो सुन लिए हैं कि जनाब ये निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नाम मेरी मतलब ये ख़बर नहीं है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये नाम कहीं पे फाइनल हो चुका है। बाकी मार्केट के अंदर नाम जो है वो फ्लोट ज़रूर हो रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये सिलसिला जारी है। आपस में लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए मीटिंग्स भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और बताया जा रहा है कि जनाब इस पे मुशावरत होगी तो उस पे मुशावरत होगी। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहेगा, अगर मुझे ये कोई कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली ये नाम जो है वो शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की मुलाकात के बाद तय होना है, तो मेरे ख़्याल में मैं कह ही लगा सकता हूँ इस बात के ऊपर, तो बेहतर ही है। मेरे ख़्याल में मैं इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहता पाकिस्तानी जमहूरियत का। ठीक है, आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। वो कह रहे जी मैं इतना मजाक नहीं उड़ा सकता पाकिस्तानी जमहूरियत का, लेकिन ये जो आइन है जो सबके लिए वैसे तो मुकद्दम है, लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में देख लें कि मुकद्दस पार्लिमान हम कहते हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं उजलत में, तेज़ी में बिल पर बिल पास हो रहे हैं। जाते जाते कोई हुकूमत इतने बिल पास कर रही हो, ये भी सवालिया निशान है। और फिर हमने निगरान सेटअप देखा पंजाब का, KPK का जो तूल पकड़ के एक्सटेंड हो गया, इंतखाबात जिस तारीख पे होने थे या जितने टाइम पीरियड में होने थे वो नहीं हो सके, तो सवाल तो फिर हम खुद ही उठा देते हैं। बात ही कि मैं मंसूर साहब के कहते में शामिल होना चाहूंगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। फिर जिस तरह से वो कहता लगा रहे हैं कि जी जिसने फैसला करना है कायदे हिज़्ब अवान ने और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अगर करना है तो उस कहते में एक और कहता शामिल कर लें, वो कानून साजी का। तो कानून साजी के मामले पे नाम पर जो मजाक हो रहे हैं, हमारी पूरे मुल्क के साथ मजाक हो रहे हैं, क्योंकि कानून साजी किसी भी मुल्क में बड़ा संजीदा मामला होता है, उसके ऊपर बड़ा गौर व खौज किया जाता है, हफ्तों नहीं महीनों लगाए जाते हैं, उस पर अच्छी सैर हासिल बहस होती है, न सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के दरमियान होती है बल्कि इवन जो कंसर्न लोग होते हैं उनका इनपुट लिया जाता है। तो हमारी यहाँ जो उजलत है उसमें ज़रा एक तो जैसे एक मजाक उड़ी रहा है कि जिस तरह जामियात के कायम होने की बात हो रही है, एक गवादर की जामिया लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद की जामिया कहीं और हो रही है, और उसके ऊपर फिर अजीबोगरीब इल्ज़ाम भी सामने आए हैं कि लोगों के जो है अपने मफादात है हमारे पास पार्लियामेंटेरियन की, जिसकी वजह से वो लेकर आए हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर सेनेट मंजूर नहीं करती इस चीज़ को तो आप देखते हैं कि रुक जाएगा। अगर आप देखते हैं कि सदर साइन नहीं करता, अब तो कुछ दिनों की बात है, तो खुद ब खुद लैप्स हो जाएंगे। तो खुदा करे कि जो उजलत में की गई कानून साजी है ये मंजूर ना हो, क्योंकि उसमें एक और टेढ़ापन आ जाएगा हमारे यहाँ। जितना हमें जरूरत है इस बात की कि सोच समझ के किया जाए। इस वक्त मुल्क के मामला कुछ और चल रहे हैं, दहशत गर्दी का फ्रीत है, हम लोग बात नहीं करते, मैशत एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक कहते हैं ना बवाल की तरह खड़ा हुआ है, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। हम हर उस आमियाना चीज पे बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त मतलब है कि जिसका असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं वो इत्तेफाक करूंगा मंसूर साहब से कि नाम जो है जो भी आ जाए और फैसला हो भी गया होगा इसका, जिसने भी जहन साजी की होगी कर ली होगी इसके ऊपर ना। अब ये बाकी की ठीक है, हमारा आप बैठ के शौक पूरा करते रहे, क्या सराई के पतंग उड़ाते रहे, तो यही हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो लेकिन असल जो फिक्र की बात है कि गलत कानून साजी मंजूर हो जाती है फिजा साहिबा, तो वो अच्छा नहीं होगा मुल्क के लिए। और उसमें बाद ऐसे एहसास कवानीन है कि जिसके हवाले से हम देखते हैं वो दुकना इत्तेहाद में उसकी मज़ाहिमत है। जनाब मंसूर, ये जो तोशाखाना केस है इसमें लगता था कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन जो समात है वो दोबारा समात का जो अब हुक्म आ गया है, तो आपको ये मामला भी ज़्यादा तूल पकड़ता दिखाई देता है? क्या आपका तजिया कहता है, क्या नज़र आता है कि क्या हो सकता है? नहीं, मेरा भी ख्याल, मैं नहीं समझता कि अब ये मामला जो है ज़्यादा तूल पकड़ेगा। मेरा ख्याल में मैं अगर रिलीफ के हवाले से कहूँ तो आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है 15 सफ़ात की, उसके बाद मैं इसको 70-30 या 80-20 के रेशो से इमरान खान साहब की मुखालफत में ये फ़ैसला करार दूंगा। इमरान खान साहब की 3 मुख्तलिफ गुजारिशात थी मेरे ख्याल में। सबसे पहली तो ये थी कि जी उनको किसी तरह स्टे मिल सके, उनको वो स्टे नहीं मिल सका। दूसरा, पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, उनके वकला, उनके रहनुमा, इमरान खान साहब ख़ुद पिछले 4-5 दिन से हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनको बायस्ड होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, बहुत तेज़ी से केस चला रहे हैं, फेसबुक पोस्टों का मामला था। उनकी कोशिश थी कि किसी तरह इस जज से मेरा ये केस हट जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। और तीसरी चीज़ ये थी कि इसमें किसी तरह थोड़ा सा डिले मिल सके, लेकिन वो डिले भी नहीं मिल सकता क्योंकि दिलावर अब्बास साहब ने जो है वो हुमायूं दिलावर साहब ने कह दिया है कि जनाब आप कल सुबह 8:30 बजे आएँ और आके अपने फाइनल आर्गूमेंट्स दें, क्योंकि मैं कल फैसला महफूज करने जा रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जिस किस्म का रिलीफ ढूंढ रहे थे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है
कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला अनाउंस कर दिया, तो अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल और परसों सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बंद है, तो कल अगर जाके रजिस्ट्रार के पास अपनी अपील या एप्लीकेशन देंगे भी तो अगले हफ्ते किसी वक्त जाके वो लगेगा। मेरे ख्याल में तब तक हुमायूं दिलावर साहब शायद अपना फैसला महफूज करके शायद हो सकता है अनाउंस भी करते हैं। ठीक है जी। आमिर साहब, ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ आती हूँ, तोशा खाना में आपको आगे क्या नज़र आता है, आपका तजिया क्या कहता है? इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं या कम हो सकती हैं? उनकी मुश्किलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसमें एक आध दिन का डिले हो गया है। क्योंकि जैसे भी मंसूर साहब ने बिल्कुल सही वो इरशाद किया, सही फरमाया कि जनाब सिर्फ क्योंकि जो भी उनकी वो थी, क्या कहते हैं ना कि प्लीज थी हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि जो जज अपना जहन पहले से बता चुका हो और जिसके ऊपर जो है लोगों ने शक शुबे का, मतलब है कि इमरान खान और उनकी टीम ने शक शुबे का इजहार कर दिया, तो उसमें उनको और तो कोई फैसला नहीं मिल सकता। अब ये वाला बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ मिलता है, उस वक्त तक कितनी देर हो चुके, तो अगर फैसला मतलब महफूज हो गया या सामने आ गया तो क्या सूरत हाल होती है। तो एक दिलचस्प सूरत हाल है, 1-2 दिन का डिले है, 4 दिन का डिले से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल में। और वो जो उनके साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो मुश्किलात जैसी थी वो उसी तरह से बरकरार हैं जनाब। ठीक। अच्छा मंसूर, एक और अहम सवाल, ये जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का सिलसिला काफ़ी अरसे से हम देखते हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया होता है यंगस्टर्स ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो लोगों को सर्टिफिकेट्स बांट रहे होते हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं, जजेस को मुतनाज़ बना रहे होते हैं किसी भी फैसला आने से पहले। अब फैसला मेरिट पर आए, जारी बात है, तो मेरिट पर भी आएगा तो वैसे मुतनाज़ बना दिया जाता है कि लोगों की जहन साजी कर दी जाती है सोशल मीडिया पर। अच्छा, अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि जो लोग ये तनकीद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, उनके अपने क्रेडिट में क्या होता है, अपना सीवी देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद काम ही नहीं किया कभी फील्ड में जाके, बहुत यंग लोग हैं, इस तरह के लोग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिकल फील्ड में आए ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ लोग सीरियस भी ले रहे होते हैं, लेकिन आपके मुताबिक सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही होती है, जजेस को मुतनाज़ बनाया जा रहा होता है, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर बिल्कुल कहूँगा, बल्कि ये जो आज फैसला आया है 15 सफ़ात का, इसके अंदर जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी उसमें ख़तरे की घंटी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक पोस्ट के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया गया, और जो ये बज़ाहिर लगता है कि वो फेसबुक पोस्ट जो हैं वो जाली थी, तो FIA को अहकामात दिए गए हैं कि उन तमाम अफराद की तहकीकात की जाए कि किसने इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया और इसको जज साहब को जो है बदनाम करने की कोशिश की। मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि हमारी कोर्ट्स को, हमारे ख़ासतौर पर सुपीरियर कोर्ट्स को इस मामले में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी एक जमात के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। आप कोई तमाम जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो जो जज पसंद नहीं आता उसको जिस तरह वो टारगेट करना शुरू करते हैं, फिर वो हो जाए, उसका ख़ानदान हो जाए, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी, किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाता। ये सिलसिला कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और ये जिस तरह आपने बात की, यंगस्टर्स जो हैं वो ये काम करते हैं, ये ज़्यादातर यंगस्टर्स वो हैं जिनको हकीकी तौर पे ना उन्होंने कभी फील्ड रिपोर्टिंग की होती है, ना कभी जाके एक्चुअली खुद जाके कोर्ट रूम में कभी जाके खुद देखा होता है। तो अगर ऐसी जहनीत को अगर एक आधी सज़ा दे दी जाए और एक मिसाल बना दी जाए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद बाकी नौजवान जो हैं या इस किस्म के लोग जो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल बनाते हैं जजेस को, उनको भी शायद एक सबक मिल जाएगा फिर। अच्छा, ये सवाल लेके मैं आमिर ज़ैद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ये बड़ा एक अहम इशू है, इस पर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। ये आमिर साहब, ये जिस मंसूर साहब ने कहा कि एक आधे इस तरह के बंदे को सज़ा मिल जानी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, बाकियों को भी कान हो जाए, लेकिन वो सज़ा को भी मुतनाज़ बना दिया जाएगा, वो हमारे साथ तो ज़्यादती हो गई, ये तो पता नहीं क्या कर दिया गया। जी देखिए, बात यकीनन नौजवानों की जो गलती है या जो कहते हैं इल इन्फॉर्म किस्म की जो बहस होती है वो तो उसमें दुख होना ही चाहिए। लेकिन ज्यादा तशवीश की बात यह है कि हम देखते हैं कि वो लोग जो माशाल्लाह मतलब है कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई अच्छा खासा बुजुर्ग हो गया है, बल्कि बुजुर्गों से क्या भी बुजुर्ग है वो भी जो है वो तौहीन आमेज जो है वो कलमात अदा करते हैं, अपनी सुप्रीम जुडिशरी के खिलाफ करते हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ करते हैं, सेशन जो भी होता है। ये चीज तो बिल्कुल चीज हुआ है। बिल्कुल जैसे मंसूर ने कहा, यकीनन आप वो कहते हैं मिसाल बनाएं, लेकिन किसी नौजवान की जगह अगर आप किसी ऐसे शख्स को जो कि मतलब आम तौर पे समाज में बड़ा मुतबर समझा जाता है, जिसकी बात में बड़ा वजन होता है, उसको भी अगर मिसाल बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा मुल्क के लिए। क्या आप ये नहीं कर सकते? आप देखिए हुकूमत का रवैया रहा है, हुकूमत का जो रवैया रहा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरा एक महाज खोल के रखा और जिस तरह से उनके फैसलों को मुतनाज़ा बनाया, उन पर अमल दरामद नहीं किया, ये तमाम के तमाम तौहीन अदालत में आते हैं। उस पर क्या हुआ?
और जाहिर है कि जब आप वहां पे नहीं करेंगे तो फिर तो आप कहते हैं लोगों को इस बात की इजाजत देंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो और हर फैसला हर सतह के ऊपर जो है मुतनाज़ा बन जाएगा। यकीनन अदलिया का एहतराम लाजिम है और वो चाहे किसी भी सतह का हो, अगर आपके खिलाफ है बिल्कुल मुकला होते हैं, चैलेंज करते हैं उस चीज को। हमारे हाँ मल्टीपल हमें अपील्स की इजाजत होती है हर फैसले के अंदर, वो होनी चाहिए, लेकिन तौहीन अदालत यकीनन उसके ऊपर एक बड़ा एक क्रॉस लगना चाहिए। उसमें सिर्फ नौजवानों से नुक्ता आगाज नहीं हो, बस मेरी गुजारिश है कि जरा से बुजुर्गों से किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा मंसूर, ये हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, यानी नून और शीन वाली बातें जो शेख रशीद साहब करते चले आ रहे हैं, अब दोबारा से मैं देख रही हूँ कि सर उठा रही हैं ऐसी चीज़ें, बड़ी बहस हो रही है कि शायद नवाज शरीफ अलग हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग हैं। क्या वजह समझ आती है कि कुछ अरसे के बाद इस तरह की बातें गर्दिश करना शुरू कर दी जाती हैं? मेरा ख्याल में ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि नून में से शीन, मतलब और इससे क्या बढ़ के बात है कि इस वक्त नून में से शीन निकल के हुकूमत कर रही है, मतलब इससे बढ़ के और क्या बात है। ये बिल्कुल मैं कतई तौर पे इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, यानी ये प्रोपेगेंडा है नून लीग के खिलाफ किसी किस्म का, आपको ये लगता है? ये बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो है वो इमरान खान निकल रहा है। मतलब अब ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है और मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। बाकी ये इस किस्म की मड स्लिंगिंग जो है वो चलती रहती है। और इसी तरह भुट्टो खानदान के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। तो ये एक फैक्ट है, इसको हम जो मेरे ख्याल में अगर इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो या तो उसको अपना इलाज कराने की ज़रूरत है या उसको ये फैक्ट्स ही टोटली मेरे ख्याल में गलत है। ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। आपको कितने ही बुरे लगते हो, आपको इमरान खान कितना बुरा लगता हो लेकिन वो पीटीआई हैं, आपको नवाज शरीफ कितने बुरे लगते हो लेकिन वो मुस्लिम लीग है, और आपको भुट्टो खानदान कितना बुरा लगता हो लेकिन वो पीपल्स पार्टी ही है। तो मैं तो ये पिछले 3 साल से खासतौर पे शेख रशीद साहब जैसे लोग जो हैं इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उसके ऊपर हंस ही सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी। आमिर ज़िया साहब, ये नवाज शरीफ साहब का जिक्र हुआ है तो उनकी जो वापसी है वो एक मुहम्मा बन गई है, तो वापस आते आपको दिखाई दे रहे हैं करीब नवाज शरीफ साहब? देखिए ये बहुत सारे हालात पे डिपेंड करता है। असूली तौर पे तो 15 माह से उनके भाई की हुकूमत थी, उस दरमियान में आ जाना चाहिए। तो वो केयर टेकर हुकूमत के इंतजार करें कि हुक्मरान कहते हैं ना निगरान, हुकूमत की निगरानी में वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। उसके बाद अपने मुकदमात जो हैं जो भी ज़ाहिर उनको पेश तो होना पड़ेगा, एक मरतबा सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। मेरे ख्याल में इत्मीनाद की कमी है, उनको बहुत सारे फैसलों का इंतजार है। वो देखना चाहते हैं कि गालिबन ये जो पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा है वो किस वक्त पे जा रहा है, उनके अपने मुकदमात की क्या सूरत हाल होती, कौन लोग जो है मतलब केयर टेकर सेटअप में सामने आते हैं। तो भी बहुत सारे ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ पर एक बात और है कि यकीनन ज़ाहिर है कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब का और उनका जो करीबी लोग हैं उनका सबसे ज्यादा से है, लेकिन वहाँ पर एक मैं समझता हूँ किसी न किसी लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा कि शेख रशीद साहब तो बहुत मुबालगा आराई करते हैं कि कहते हैं ना शीन निकलेगी, शीन में से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि ये होता है कि भाई कहते हैं ना कि इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में, बड़ी पार्टी के अंदर उनमें आपस में मुकाबला भी होता है, खानदान के मुख्तलिफ जो धड़े होते हैं उनमें भी बात चीजों में मुकाबला होता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाएगा कि चीजें टूट जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में जब भी जाना चाहेंगे वो चाहेंगे कि उनकी पुश्त पे नवाज शरीफ साहब खड़े हों, और नवाज शरीफ साहब कैलकुलेट करेंगे कि जी उनको किस वक्त आना है, क्या करना है। तो वो जो एक है ना कि एकदम चीजें ब्रेक कर जाएंगी, हो सकता है और सही चैलेंज मेरे ख्याल से आमिर ज़िया साहब यही होता है कि अगर इख्तिलाफात हो भी हर जगह पर होते हैं, उसके बावजूद आपने एक पेज पे रहना और इकट्ठे चलना है जनाब। और वो सबकी अपनी ख्वाहिशात होती है, कोई चाहता है मैं वज़ीर आला बनूं, कोई चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, कोई दूसरी मर्तबा बनना चाहेगा। लास्ट कमेंट लेने से पहले आमिर ज़िया साहब आपसे मैं एक और चीज़, आपने कहा कि पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ फैसले कैसे होते हैं या क्या फैसला होता है, तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी आपके मुताबिक पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो फैसला होगा उससे मशरूत होगी? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर ये भी होगा। बहुत सारे फैक्टर आपने ये भी बयान किया ना। देखो तो किसी एक फैसले पे सियासी अमल का फैसला नहीं होता, किसी चीज पर यही चीज अटकी हुई है, और भी उनके अपने मामला बहुत ज्यादा है, उनके अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की। मंसूर आपका लास्ट कमेंट। नवाज शरीफ साहब ने जो जिस एयरलाइन से वापस आना है ना, उसकी फ़्लाइटें 16 सितंबर के बाद शुरू होती हैं। 16 सितंबर से पहले जहाज़ वो पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकता। तो आप और मुझे, हम आमिर ज़िया साहब को भी 16 सितंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि वो फ़्लाइटें ऑपरेट होना शुरू हों। सीधी सी बात है। उसके बाद आप देखिएगा कि मेरे ख्याल में हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब का जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा। मंसूर अली खान साहब और आमिर ज़िया साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बाजोड़ में दर्जनों मासूम जानें दहशत की भीड़ चढ़ गईं। सिक्योरिटी हुकाम ने दावा किया है कि हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था और इस हमले को हालिया बरसों में जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा और कारकुनान पर होने वाला बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। क्या ये हमले दाइश से ताल्लुक रखने वाले एक हमलावर की हलाकत का इंतकाम है और क्या अफगानिस्तान की अंदरूनी जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और सरपरस्त जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, ये जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है जिसमें ज़्यादातर नौजवान थे, तो मुफ्ती साहब ये कौन जालिम लोग हैं और क्यों बेकसूर अफराद को निशाना बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि मुझे मौका मिल रहा है कि इस मौजू पे बात। हकीकत ये कि जो बाजोड़ का इंतहाई सफाकियत, सफाकाना और वहशियाना कार्रवाई थी और इसमें ख़ास तौर पे 23 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी। बाकी इसमें उलमा थे, तलबा थे, आम कारकुन थे और ये सारे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ था। तो ऐसे लोगों को हमला करना और खून बहाना, ये तो इतनी ज़्यादा ये अफसोसनाक है कि इस पर अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इस बारे में कुछ अर्ज़ कर सकूं। ये कौन लोग हैं जो आपने सवाल किया डॉक्टर साहब इसमें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बहुत तफसील से बताया है और ये वाहिद फ़िरक़ा है गुमराही का जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अक़ायद के बारे में बताया है और उनकी अलामतें बताई हैं कि ये ख़वारिज, इनको ख़वारिज कहते हैं हमारे कुरान हदीस की इस्तिलाह में। और ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की तकफ़ीर करते हैं और मुसलमानों की जो रियासतें होती हैं, उनका जो इज्तिमाई नज़म होता है, उनको गैर शरई कहकर उनसे क़त्ल व क़िताल और जंग करते हैं। इन्हीं लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। तो जिन लोगों के हाथ जो है हज़रत अली के खून से आलूदा हैं, तो वो अगर बाजोड़ में करेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, यक़्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल अवसान, कि मुसलमानों को ये कत्ल करेंगे और अहल शिर्क को, मुशरिकीन को छोड़ेंगे। मुसलमानों को ये काफिर करार देंगे और उनको मुर्तद करार देकर उनसे क़िताल करेंगे, उनकी जान और माल को मुबाह समझेंगे। तो और यही जो नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है, इसने पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त में एक बेसहारा कर दिया है। इराक़ में, शाम में, लीबिया में, अलजायर में, यमन में, सोमालिया में, बहुत सारे मुल्कों में इसी तसव्वुर ने कि ये लोग मुर्तद हैं। जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं मुसलमानों की, उसको नहीं मानते ये लोग और वो उनको काफिर करार देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक फ़ितना है और इस फितने को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और रियासती इदारे और उलमा सब तीनों इकट्ठे मिलकर इस पर काम करें, फिर जाकर इस फितने को ख़त्म किया जा सकता है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी फितनों के बारे में फ़रमाया है, तो सबसे ज़्यादा इसी फितने के बारे में निशानदेही की है और इतना इसको ख़तरनाक करार दिया है। 23 अलामतें हदीस में इसके ज़िक्र आती हैं। उसकी वजह ये कि ये सिर्फ शख्सी नुकसान नहीं होता इनकी वजह से, बल्कि मुसलमानों का जो इज्तिमाई नज़म होता है, जो मईशत होती है, रियासत होती है, मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त होती है, उसको नुकसान होता है। इसलिए इस बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में किसी भी गफलत से को करना, जैसे हमारे यहाँ आजकल आम तौर पे कि कोई वाक़या होता है उसको लेकर कुछ दिन तक तो शोर मचता है, फिर वो चीज़ें रह जाती हैं। मैं समझता हूँ बहुत गलत रवैया है, इस पर बहुत हमें एहसास होना चाहिए। और जितने भी इसके जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे मैंने बताया कि तीनों लोगों को, हुकूमत, रियासती इदारे और उलमा, इन तीनों को मिल बैठ के अपने अपने जो जिम्मे काम है उसको करना चाहिए। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये JUI खुद एक मजहबी जमात है, तो ये सवाल बड़ा उठाया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये कि JUI खुद एक मजहबी जमात है, तो ये सवाल भी काफ़ी उठाया जा रहा है कि इससे क्या मसला हो सकता है मजहबी जमात से? क्या ये पख्तून बेल्ट के कंट्रोल का झगड़ा है? नहीं, एक तो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इन लोगों ने शहीद किया था, तो उलमा और तलबा को शहीद करना, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए।
ये अलग बात है कि इस किस्म की जो जंगें होती हैं उसमें बहुत सारे और मुल्कों के मफादात और बैरूनी उसमें मुदाखलत होती है। वो ऐसे जज्बाती लोगों, क्यों हदीस शरीफ में आता है कि लोग कम उम्र होंगे, जज्बाती होंगे और इनकी अकल भी कम होगी। तो जब उम्र भी कम हो, जज्बातियत भी हो और अकल भी कम हो, तजुर्बा भी कम हो, फिर किसी मुल्क के लिए किसी लिए इस्तेमाल होना इनके लिए बहुत आसान है। और यही वजह है कि जितने भी इस्लाम दुश्मन या जो हमारी पाकिस्तान के या इस्लामी ममालिक के दुश्मन लोग हैं या मुल्क हैं, उन्होंने हर जगह इनको इस्तेमाल किया है। और आज मुसलमानों का खून हर जगह बह रहा है, जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया, लेकिन कहीं भी इस्लाम को या मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके इन गलत अकायद से गैर मुस्लिम या पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें फिर आगे बहुत सारे वो इदारे या बहुत सारी वो तहरीकें जो पाकिस्तान में खलफशार फैलाना चाहती हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहती हैं, यकीनन उसमें ज़रूर हाथ होगा। ये तो फिर हमारे इदारों की ज़िम्मे है कि इस मामले को अच्छे तरीके से देखें। जी ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल जहन में आता है, जो अफगान तालिबान ने दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की थी, जिस हवाले से अगर हम बात करें, और जमीयत उलमा इस्लाम, जी आप बात कंप्लीट करें। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम का पूरा जो उनकी जो तारीख़ है, उन्होंने नफाज इस्लाम के लिए हमेशा कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह उन्होंने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ख़ुद 73 का जो इस्लामी आइन है पाकिस्तान का, उसमें हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका बहुत बड़ा किरदार था। फिर 1974 में जो एक तहरीक चली थी जिसके नतीजे में कानून साजी हुई, उसमें भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। और जब भी कोई ऐसी गलत चीज़ उठती है तो असम्बली में, सेनेट में जमीयत उलमा इस्लाम के लोग ही उस पर बातचीत करते हैं। तो ऐसे लोगों पर उस पर हमला करना, कारकुनों पे, तलबा पे, बच्चों पे, उलमा पे, मेरे ख्याल में इससे समझ जाना चाहिए कि ये कौन लोग। अच्छा मुफ्ती साहब, अब ऐसे वक्त में, बल्कि मैं अगर कहूँ कि कड़े वक्त में, ये कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो मुसलमानों पर अब क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों के करने के लिए क्या काम हो? आप इस प्लेटफॉर्म से अगर आगाही देना चाहें तमाम लोगों को। जी मैं इस पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके असबाब क्या हैं। ये जो यहाँ तक बात पहुँची है, जो लोग मज़हब के नाम पे या सियासत के नाम पे या उस पे नाम पे इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा तालीमी निज़ाम है। जब तक हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं था तो नारों से, बातों से और बड़ी बड़ी इनसे कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है, चाहे वो मदारिस का हो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हो, दोनों में इस्लाहात की ज़रूरत है। मदारिस के निज़ाम तालीम में इसकी ज़रूरत है कि हम असली तालीम को भी शामिल करें, हम रियासत के हुकूक़ को भी शामिल करें, जो बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं मुल्कों के साथ, उनकी क्या अहमियत है और रियासत की क्या अहमियत है, रियासत के क्या हुकूक़ हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें शामिल करनी चाहिए। और जो स्कूलिंग है हमारी, उसमें हमारे जो स्कूल है वो आज हमें ऐसे लोग फराहम नहीं कर रहा, हमारी स्कूलिंग की जो निज़ाम तालीम है, जो इस मुल्क को सही संभाल सके। तो इसकी ज़रूरत है कि ऐसे लोग पैदा हों जिनमें अपने मुल्क के साथ ऑनरशिप हो, उनमें डिसिप्लिन हो और वो लोगों की खिदमत करें, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें दयानतदारी के साथ। ठीक है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आपसे होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में एक 12 साला बच्ची लेटी है। उसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा, मगर आलात और मशीनें बता रही हैं कि उसकी सांसें ज़रूर चल रही हैं। सर पर ज़ख्मों के गहरे निशान हैं और चेहरे और आंखों पर लातादाद ज़ख्म है। सर के लगभग 1/3 हिस्से से जिल्द गायब है और सर के दोनों तरफ गड़े पड़े हुए हैं। पिछले कई रोज़ से मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में ये बच्ची मुब्तला है। बदनसीब बच्ची रिजवाना, जो इस्लामाबाद के सिविल जज के घर पर दौरान मुलाजमत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी। और बच्ची की वो हालत है कि रूह कांप उठती है, दिमाग मौफ हो जाता है कि कोई किसी बच्ची पर ऐसा तशद्दुद भी कर सकता है। बच्ची को माँ ने
जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, जिससे कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद अभी तक तफ्तीश नहीं की जा सकी। अच्छा, जब बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया तो सर के ज़ख्मों में कीड़े भी पड़ चुके थे और दोनों बाजू टूटे हुए थे। और वाक़ये के 10 दिन बाद तफ्तीश के लिए तहकीकाती टीम बना दी गई, लेकिन क्या इस बच्ची को इंसाफ मिल भी सकेगा? घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का ये पहला वाक़या नहीं है। फिर क्या वजह है कि मीडिया पर हाईलाइट होने के बावजूद जो ऐसे वाक़यात हैं, एक वाक़या गुजरता है दूसरा आ जाता है, तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते चले जाते हैं, इन वाक़यात का सिलसिला थमता नहीं, रुकता नहीं है। और कम से इन बच्चों को मुलाजमा पर रखने वाले क्या अपने बच्चों के साथ ये सलूक बर्दाश्त करेंगे? मेरे पास यकीन जानी अल्फाज नहीं है, और शायद ऐसे लोगों के सीनों में दिल नहीं है। इस घिनौने जुर्म में अस्कुद नोटिस भी लेना चाहिए, कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए। इस केस को हमारे निज़ाम के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर अब ले लेना चाहिए, ताकि फिर कोई भी इस तरह का जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। इस बारे में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है कारकुन आलिया सालिम साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा ज्वाइन करने के लिए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तर्जुमान सारा अहमद भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। आलिया, बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। आलिया, कहाँ से शुरू करूँ? अल्फाज नहीं है मेरे पास। इतना तशद्दुद, आपको किसी का काम पसंद नहीं है, किसी की बात बुरी लग गई तो आप इतना तशद्दुद कर देंगे कि बाजू टूट जाएं, सर की ये हालत हो जाए, ज़ख्मों से आंखों पे निशान, पूरे चेहरे पे निशान। ये किस किस्म के लोग होते हैं? पूछने वाला कौन है, पकड़ने वाला कौन है? और अगर ताकत हमारे पास है, यानी अगर कोई ऐसा इंसान जो ताकतवर है तो उसको तो कोई डर ही नहीं लगता। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तालीम की बात होती है। मैं कहती हूँ तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं है तो इंतहाई ख़तरनाक हथियार हो जाती है तालीम। वजह यह है कि तालीम के बाद आप किसी मकाम पे पहुँच गए, मकाम का मतलब ये कि अब आप माशरे को चला रहे हैं, और अगर उसके साथ आपकी तरबियत नहीं हुई तो हथियार मौजूद है और चलाने की तरबियत नहीं है तो कहीं भी चलेगा। हमारे पास ये चीज़ जगह जगह देखी जा रही होती है कि हम परवाह ही नहीं करते कि सामने वाले के साथ क्या करें, क्योंकि हम उसकी जगह अपने आप को कभी रख ही नहीं पाते। अच्छा, रख क्यों नहीं पाते कि ये जो अल्लाह ताला ने जिसको इतना ब्लेस्ड रखा है कि सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुआ है, उसको ना जगह जगह गरीबों के बीच में ज़रूर बिठाना चाहिए। जिसने कभी भूख नहीं देखी उसको क्या पता भूख व अफलास क्या है। जिसने कभी फाका कशी की ही नहीं उसको क्या पता ये क्या। क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम से इसलिए कह जाते हैं, नसीहत कर देते हैं, कोई बड़ी ताकीद कर देते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा दूसरे के शूज़ में जाके नहीं सोच पाते, इसलिए कि अल्लाह ने कभी हमें वो चीज़ दिखाई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ नहीं दिखाई तो उसका हिसाब फिर भी है। अगर कोई कहते हैं ना किसी को अल्लाह दे के आजमाता है, किसी को अल्लाह ले के आजमाता है, हम ये समझते हैं आजमाइश सिर्फ उसकी जिससे अल्लाह ने ले लिया। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरा ये पर्सनल एक बिलीव है कि शायद अल्लाह ताला हमसे कुछ जब ले लेता है तो हमारी आजमाइश है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें अताक फरमाता है, नवाजता है, वो ज़्यादा बड़ी आजमाइश है। मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूँ कि जब अल्लाह हमारे ज़र्फ का इम्तिहान होता है। मुझे ऐसा लगता है जब अल्लाह ले लेता है उस वक्त हम रूहानी तौर पे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उसी वक्त तो अल्लाह साथ होता है। जब दुनिया में कोई आपके साथ हमारे साथ नहीं खड़ा है, उसी वक्त तो अल्लाह साथ खड़ा होता है। और जब अल्लाह ताला देता है ना, उस वक्त वो आजमा के वापस लेता भी है। बस दुख मुझे इस बात का है कि माशरा क्यों नहीं उन चीज़ों को वापस लेता, चाहे वो कितना ही बाअसर और बड़ा ही मैं कहती हूँ बाकमाल इंसान हो, जिसने गुनाह किया और गुनाहों की सज़ा मिलती है, ज़्यादती की सज़ा मिलती है, गलती की माफ़ी होती है। अगर इस खातून ने, मैं सिर्फ उससे कह रही हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, एक हल्की सी एक कोई उसे कर दी होती है, एक आध चीज़ कोई कर दी होती है, चाहे बच्चों को कर देते ताकीद, वो अलग बात है। इसने बाकायदा मारा पीटा, हड्डियां तोड़ी, सर के सारा हशर कर दिया, कीड़े पड़ गए। फिर उसमें मैंने ये सब भी सुना था, जो सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, जी मिट्टी खा रही थी उससे उसको ये सब हो गया। अरे मिट्टी खा रही थी और उसको ये सब हो गया, तो अगर हमारे अपने घर का बच्चा कोई ऐसा काम करता है तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? क्या हमें ऐसे करना चाहिए? हम अपने बच्चों को माफ नहीं करते? मिट्टी खा के जख्म कैसे आ गए? एक चीज और चीज फिजा उसमें ये था कि हम इस बच्ची को घर इसलिए भी नहीं ले जा पा रहे थे कि बच्ची को अपनी वालदा से या वालदैन से ये खौफ था कि वो वापस जाएगी तो उसकी पिटाई होगी। अगर वालदैन ऐसे थे तो फिर वालदैन ने आकर इनके ऊपर केस क्यों किया? ये जो इल्जामात चल रहे होते हैं ना, इन इल्जामात में, और मैं इसमें एक चीज लेकर मुझे अगर आप इजाजत दें मैं कहूंगी, मुझे ना पूरा माशरा, माँ बाप जिनके घर काम कर रही थी वो, अब जिस केस को लेकर चल रहे हैं वो, मैं कहती हूँ हर शख्स इसमें कसूरवार है, एक कोई इसमें बेकसूर है, वो बच्ची है। मैंने इसलिए ये जुमला कहा कि माँ बाप से भी मुझे दुख और तकलीफ है। जब हम कहते हैं ये पहला केस नहीं है, तो क्यों माँ बाप जौक दर जौक ये काम कर रहे हैं? क्यों पूरे पूरे साल के लिए बच्चों को अब भी भेजा जा रहा है? आज भी भेजा गया होगा और कल भी भेजा जाएगा।
तो मुझे माँ बाप से भी दुख और तकलीफ है कि उन्होंने नहीं देखा, मुझे उन जज साहब से भी तकलीफ है कि वो दुनिया को इंसाफ दे रहे थे, उन्हें घर के अंदर क्यों नहीं अंदाजा हुआ। मुझे उस माशरे से भी बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जो इस पे आपने कहा ना कि भाई अभी तक कोई कार्रवाई नजर क्यों नहीं आ रही। वो बच्ची अल्लाह उसको सेहतयाब करे, लेकिन उसको किस अजियत में हमने रखा हुआ है, तो कोई एक भी नहीं बचा हुआ। हमें सबको पकड़ना पड़ेगा फिजा, और उसके बाद ही चीज बेहतर होगी। ठीक है जी, हमें सारा अहमद ने भी ज्वाइन किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तर्जुमा ने। सारा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सारा ये जो बच्ची रिजवाना है, अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास है, आप लोगों के पास है, तहवील में ले लिया है, लेकिन ये बताइएगा जब ये आप लोगों के पास आई थी तो इस बच्ची की जिस्मानी और खासतौर पर जहनी हालत कैसी थी? देखिए अभी जो है वो रिजवाना अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में, एंड डॉक्टर्स ने जो आज की रिपोर्ट हमारी टीम ने हमें बताई है वो यही है कि उसकी हालत में थोड़ी बेहतरी आ रही है, मतलब ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आई है। पहले जैसे उसको एनजी लगी हुई थी ना फॉर गिविंग फूड, तो फूड पाइप लगा हुआ था, वो अब निकाल दिया गया, वो खुराक मुंह से ले रही है। ये अपडेट हमें मिली है। और कस्टडी लेने का मकसद ये था कि हमारी ज़ेरे निगरानी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर सुपरविजन, जैसे उसका इलाज, उसका केस जो चल रहा है, वहाँ पे जो विजिटर्स की मूवमेंट है, सब, ताकि उसका जो है ना उसकी प्रोटेक्शन की तरफ हम जाएं। दूसरी बात मैं तो समझती हूँ कि रिजवाना की जो कस्टडी है इसको बाद में सेहतयाबी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये कस्टडी ली है। क्योंकि इसकी वालिदा ने मुझे बताया कि उनके 9 और बच्चे हैं और उनमें से कुछ बच्चों को भी उन्होंने मुलाजमत पे रखवाया है। तो मुझे ये डर है कि ये वापस जब अगर उनके पास जाती है तो इसको वापस मुलाजमत पे रखवा दिया जाएगा। तो आई फील कि वो ज्यादा सेफ हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ उसको फूड, शेल्टर, एजुकेशन, स्किल्स सब कुछ हम देते हैं, जैसे हम बाकी 1200 बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि उसके वालिदैन जो हैं अगर उनके हवाले दोबारा किया जाता है तो दोबारा उसको मुलाजमत पे रखवा सकते हैं। 9 बहन भाई हैं। और तो अब आप इसके बाद आपका जो अगर मैं प्रोसीजर के बारे में पूछूं, क्या ये प्रोसेस होता है पूरा? अगर आप लोग अभी से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, फिर वालिदैन अगर ले जाना चाहें फिर क्या होगा? जी देखें, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी अभी से ही हमारे पास है, और अभी तो वो हॉस्पिटल में है जो है ट्रीटमेंट, तो वो हॉस्पिटल इज लुकिंग आफ्टर ऑल दैट। लेकिन स्टेट बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज गवर्नमेंट पंजाब डिपार्टमेंट, so this means that the government of Punjab has taken her responsibility and we are looking after her. And जिसके बाद जिसका फिजिकल जैसे वो ठीक हो जाती है तो इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा हमारे इदारे में। फिर अगर इसके माँ बाप को इसको लेना होगा तो वो उनको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में लेने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा अहमद, आप हमारे साथ थी। आपकी तरफ आऊँगी। अब आपने सारा सुना, अगर वालिदैन दोबारा ले जाते हैं उनको रोका तो नहीं जा सकता, उनका राइट है। फिर 9 बहन भाई और हैं, फिर मुलाजमत पे कहीं लगवा दिया जब वहाँ पे फिर ऐसा वाकया पेश आ जाए। और ये सिर्फ एक रिजवाना नहीं है, बड़ी बच्चियाँ, कुछ का इशू रिपोर्ट हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता। फिजा, मैं उस बच्ची का भी जिक्र क्यों ना करूं क्योंकि तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। ये तो इस तरह का केस है कि जिस्म फरोशी के लिए वालिदैन के इल्म में था और बहुत सारी चीज़ें थी वो उस तरह की, और वो केस हुआ, वो केस मेरे पास आया, मेरे इदारे में आया। वो बच्ची महीनों मेरे पास शेल्टर होम में रही और उसके बाद उसकी माँ मुस्तकिल कोर्ट से बात कर करके फाइनली वहाँ से ले गई। और मुझे उसने फ़ोन पे कहा कि उसको भी ले गई हूँ, मैं ख़ुद भी हाजिर हूँ, और मेरी एक और बच्ची है वो उससे भी छोटी, वो हाजिर है। ये 12 साल की बच्ची का केस बता रही हूँ जिसको मेकअप करके वो 14 साल का बना देती थी। तो मुझे आप ये बताइएगा ना कि किस किस्म की बात है यहाँ पे। देखें, वालिदैन का हक तो है, वालिदैन ले जा सकते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। अब जब एक दफ़ा ले जाएंगे, ले जाने के बाद क्या आप या तो हर महीने उनको बुलाएं, हर महीने उनसे पूछें। और एक बात आप मुझे बताइए, 12 साल की मासूम बच्ची है, जब वो पहली दफ़ा कहने पे वहाँ चली गई है तो दोबारा कैसे मुमकिन है कि माँ बाप उसको ले जाएं? बड़ी कशिश होती है खूनी रिश्तों में। मैं भी एक इदारा चला रही हूँ, मुझे पता है इदारे में इंसान जिंदगी गुजारता है, खुशी घर में ही होती है। तो जब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, उसको बेशक हर चीज़ मिल रही होगी, उसको तालीम भी मिलेगी, तरबियत भी मिलेगी, लेकिन वो खूनी कशिश वो माँ बाप आएंगे। क्योंकि जिस बच्ची का केस मेरे जहन में है वो एक दफ़ा कोर्ट गई, वो वापस आ गई, मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वापस आ गई। लेकिन माँ की मोहब्बत का क्या कहिए। और मैं उस माँ को भी ये कहना चाहूँगी कि वो क्या सोच के ये काम कर रही है, कैसे उसने उस बच्ची की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट किया। आगे कहीं जवाबदेह नहीं होगी कि जिस्मानी तौर पे किसी तरह इस दुनिया में उसको अजियत नहीं मिल सकेगी। जो अपने बच्चों को अजियत देंगे, अजियत उन्हें भी मिलेगी। और जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मौका है बात करने का कि यहाँ पर जरा बात की तो जाए। इतने वो मजहबी हवाले से चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। मजहब में कहाँ ये है कि औलाद पैदा करो उसको खिला ना सको? मजहब में कहाँ है कि औलाद पैदा करो उसकी परवरिश ना करो? मजहब में कहाँ है कि आप अपनी मर्जी से ये सोच के औलादों को पैदा करें कि 5 साल
7 साल के बाद यहाँ पे 6 साल का बच्चा भी चाइल्ड लेबर में है, मुब्तला है। कहाँ लिखा है मजहब में ये बात कि आप बच्चे को पैदा करें, 6 साल में उसको चाइल्ड लेबर में डाल दीजिए और जो उसके पैसे आए वो आप इस्तेमाल करें? तो खुदा के लिए जो हम कार्ड खेलते हैं तरह तरह के, इसको हम रोकें। अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि हमने औलाद को, जो इंसान का बच्चा है वो सिर्फ पैदा होकर खुदरो पौधे की तरह नहीं होता, जानवर की तरह नहीं पल जाता, बिल्ली का बच्चा किसी तरह भी पल जाएगा। इंसान के बच्चे को तालीम, तरबियत, खाना, खुराक, हर चीज उसे देनी है। अगर हम बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते तो हम माशरे में उन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पैदा हुए, और उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं जिन्हें बड़े होकर वो निशाना बनाते हैं। ठीक है आलिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।